नमस्कार, खबर दुनिया की में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। शांति प्रस्ताव खारिज होने के एक दिन बाद कीव पर मिसाइल हमला। रूस ने कीव समेत 7 शहरों पर बरसाए 100 से अधिक मिसाइल। यूक्रेन ने 54 मिसाइल को नष्ट करने का किया दावा। रूस ने 2 परमाणु पनडुब्बियां नौसेना में की शामिल। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने पीएम के रूप में ली शपथ। नई सरकार की प्राथमिकता और दिशा के बारे में संसद को कराया अवगत। क्षेत्रीय शांति को बनाए रखने का दोहराया संकल्प। भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता हुआ लागू। 1 दशक के बाद किसी भी विकसित देश के साथ भारत का पहला व्यापार समझौता। पीएम ने समझौते को बताया व्यापक रणनीतिक साझेदारी का ऐतिहासिक क्षण। कोसोवो और सर्बिया के बीच टल गया जंग का खतरा। सर्बियाई राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग हटाने पर हुए सहमत। अगले 2 दिन में सभी सड़कों और सीमाओं से हट जाएंगे बैरिकेड्स। कंबोडिया के होटल में लगी भीषण आग। कम से कम 19 लोगों की मौत। होटल में करीब 400 लोग थे मौजूद। खिड़की से कूदकर जान बचाते दिखे लोग। शुरुआत यूरोप इन दिनों के साथ। रूस ने गुरुवार को यूक्रेन पर समुद्र और आसमान से 100 से अधिक मिसाइलें दागी। राजधानी कीव समेत 7 शहरों पर यह हमले किए गए। इसके पहले 15 नवंबर को भी रूस ने यूक्रेन पर 100 मिसाइलें दागी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने कहा है कि हमला रिहायशी इलाकों पर किया गया, जिसमें कई इमारतें तबाह हो गईं। साल खत्म होने से 2 दिन पहले एक बार फिर कीव रूसी सैनिकों के हमले से दहल उठा। 100 से अधिक रूसी मिसाइलों ने कीव सहित आसपास के शहरों में भारी तबाही मचाई। कीव का रिहायशी इलाका आग के शोलों के बीच दहलता नजर आया। गुरुवार सुबह यूक्रेन के कई शहरों में एयर रेड अलर्ट भी सुनाई दिया। कीव के मेयर ने नागरिकों से हवाई हमले बंद होने तक बंकरों में रहने की अपील की है। यूक्रेन के रक्षा कवच माने जाने वाला अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के बाद भी रूसी मिसाइलें कीव पर हमला करने में सक्षम रहीं, जिसने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चिंता बढ़ा दी है। हमले में कामाकाजी ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि यूक्रेन ने 54 से अधिक मिसाइल हमलों को नाकाम करने का दावा जरूर किया है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी क्षेत्र पर बड़े पैमाने पर हमला किया। पूर्वी मध्य में महत्वपूर्ण ऊर्जा बुनियादी ढांचे को लक्षित कर क्रूज मिसाइलों को हवा और समुद्र से एक साथ लॉन्च किया गया। हमले के लिए रूसी सैनिकों ने 69 से अधिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसमें से हमारे सैनिकों ने 54 मिसाइलों को नष्ट कर दिया। राजधानी कीव में मिसाइल हमला कई रिहायशी इलाकों पर किया गया। यूक्रेन ने हमले में कई इमारतें तबाह होने की पुष्टि की। कीव के अलावा लिविव, खार्किव, माइकलोव, ओडिशा, पोल्टावा और जिटोमोर में धमाकों की आवाज सुनाई दी। ओडेसा और नेप्रोपेटोस जैसे इलाकों में यूक्रेन प्रशासन ने बिजली कटौती की घोषणा कर दी। इसके पीछे रूसी हमले से ऊर्जा बुनियादी ढांचे को बचाने का तर्क दिया जा रहा है। प्रशासन की घोषणा से युद्ध से परेशान नागरिक एक बार फिर से अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। उधर रूस लगातार अपनी सैन्य ताकतों को बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 2 परमाणु संचालित पनडुब्बियां सम्राट अलेक्जेंडर 3 और जनरल सिमोन सुविरोव को नौसैनिक बेड़े में शामिल कर लिया। दूसरी तरफ वायुसेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने सुखोई 57 यानी फेलोन लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल करने को हरी झंडी दे दी। इन विमानों के अलावा रूसी वायुसेना के बेड़े में सुखोई 35S को जोड़ा गया है। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि हम विभिन्न श्रेणियों के जहाजों के निर्माण की गति और मात्रा में वृद्धि करते रहेंगे।
हम अपनी सेना को आधुनिक हथियार से लैस करेंगे। हाल के दिनों में नौसैनिक अभ्यास और युद्ध के प्रशिक्षण से प्राप्त अनुभवों को ध्यान में रखकर आगे की कार्रवाई को संचालित करना होगा। हम रूस के हितों को संरक्षित रखने के लिए हर वो काम करेंगे जो हमारे नागरिकों के हित में होगा। बहरहाल यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में दोनों देशों की सेना के बीच आमने सामने की लड़ाई जारी है। बखमुत के आसपास के शहरों में यूक्रेनी सेना ने भी पलटवार करते हुए कई रूसी टैंकों को निशाना बनाया है। यूक्रेन ने भी अपनी सैन्य बेड़े में 1400 ड्रोनों को शामिल किया है, जिसमें ज्यादातर टोही ड्रोन हैं। यूक्रेन अपने पश्चिमी सहयोगी देशों की मदद से कई ड्रोन को लड़ाकू मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है, ताकि रूसी सेना द्वारा आक्रमण के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोनों को मार गिराया जा सके। और अब बात कोसोवो और सर्बिया की। कोसोवो ने सर्बिया जाने की मुख्य सीमा चौकी को गुरुवार को एक बार फिर से खोल दिया। वहीं सर्बिया के राष्ट्रपति ने कहा है कि उत्तरी कोसोवो में प्रवेश करने वाले 1 दर्जन से अधिक रास्तों पर लगे अवरोधकों को यानी कि बैरिकेड्स को हटाया जाएगा। इससे कोसोवो और सर्बिया के बीच हफ्तों से चल रहे तनाव के कम होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे बाल्कन देशों में नए सिरे से संघर्ष का खतरा पैदा हो गया था। कोसोवो और सर्बिया के बीच चरम पर पहुंचा तनाव फिलहाल कम होता दिख रहा है। सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक ने कहा है कि सर्ब प्रदर्शनकारियों ने उत्तरी कोसोवो में बैरिकेड्स हटाने और सड़कों की नाकेबंदी को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रपति के मुताबिक 19 दिनों से सड़कों को अवरुद्ध करने वाले बैरिकेड्स को हटाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। कोसोवो के साथ तनाव कम करने के लिए सर्बियाई राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सराहना की। उन्होंने कहा कि सर्ब समुदाय द्वारा की गई नाकेबंदी को अगले 2 दिन में हटा लिया जाएगा। राष्ट्रपति वुसिक ने उत्तरी कोसोवो में रहने वाले सर्बिया नागरिकों से बात करने के बाद ये घोषणा की। ये इतना आसान नहीं है जिसे 2 घंटों में पूरा कर लिया जाए, लेकिन हमें उम्मीद है कि 24 से 48 घंटों में बैरिकेड्स हटा लिए जाएंगे। राष्ट्रपति वुसिक ने कोसोवो में रहने वाले सर्बियाई नागरिकों के साथ बातचीत के लिए सीमा की यात्रा की थी, ताकि उन्हें अपनी नाकाबंदी समाप्त करने के लिए मनाया जा सके। सर्बिया ने पिछले दिनों अपनी सेना को अपने अलर्ट पर रखा था, क्योंकि उत्तरी कोसोवो में स्थिति नियंत्रण से बाहर होती दिख रही थी। जवाब में कोसोवो ने भी बुधवार को सर्बियाई क्षेत्र में अपनी सबसे बड़ी सीमा को बंद कर दिया। मैं केवल ये चाहता हूँ कि आप ये जान लें कि मैं आपके सामने आने वाली समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वे इतने वर्षों से हमारे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती जब तक सत्ता में नहीं आए, उन्होंने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा वे अब करते हैं। दरअसल जिस सर्ब पुलिसकर्मी को हिरासत में लेने के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए थे, उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि पूर्व सर्ब पुलिसकर्मी तेजान पैंटिक को उनके घर पर नजरबंद रखा गया है। पैंटिक पर प्रदर्शन के दौरान कोसोवो के एक पुलिस अधिकारी पर कथित हमला करने और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। हालांकि पैंटिक की नजरबंदी के अदालत के आदेश का कोसोवो के प्रधानमंत्री अल्बिन कुर्ती ने आलोचना की है। हालांकि दोनों देशों के बीच बिगड़ते हालात पर यूरोपीय संघ और अमेरिका ने चिंता जताते हुए तत्काल तनाव को कम करने का आग्रह किया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बाल्कन क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए राजनीतिक स्तर पर कई प्रयास भी किए। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें की सेहत इन दिनों खराब चल रही है। वर्तमान पोप फ्रांसिस ने सभी से अपील की है कि पोप बेनेडिक्ट के लिए दुआएं करें। उनकी हालत गंभीर होती जा रही है। बेनेडिक्ट ने 9 साल पहले चर्च के सबसे बड़े पद से इस्तीफा दे दिया था। वेटिकन ने भी कहा है कि बेनेडिक्ट की हालत गंभीर है और इसकी वजह उम्र से जुड़ी बीमारियां हैं। डॉक्टर उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16वें की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बनी हुई है। वेटिकन द्वारा 95 वर्षीय पूर्व पोप की बिगड़ती स्थिति के खुलासे के बाद इतालवी मीडिया ने ये जानकारी दी है। उनके शुभचिंतकों में इस खबर के बाद उदासी जरूर है, लेकिन साथ ही आशान्वित भी हैं कि पूर्व आध्यात्मिक नेता बेनेडिक्ट की सेहत ठीक होगी और समाज उनकी सेवाओं से लाभान्वित होता रहेगा। मंगलवार को मौजूदा पोप फ्रांसिस ने सभी अनुयायियों से बेनेडिक्ट के लिए दुआ की अपील की थी। वेटिकन की ओर से बताया गया कि बेनेडिक्ट की हालत गंभीर है और इसकी वजह
उम्र से जुड़ी बीमारियां हैं। डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर रख रहे हैं। It's also a bit sad. लेकिन यह थोड़ा दुखद है क्योंकि पिछले 10 वर्षों से वे हमारे पास वेटिकन में रह रहे हैं, भले ही वह जनता के बीच नहीं थे। हम लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सभी लोगों को उनके लिए दुआ करनी चाहिए और ईश्वर उनकी मदद जरूर करेगा। पोप बेनेडिक्ट 16वें ने 2013 में पद से इस्तीफा देकर दुनिया के कैथोलिक ईसाइयों को चौंका दिया था। तब उन्होंने कहा था कि मैं गिरती सेहत की वजह से इस्तीफा दे रहा हूं। करीब 600 साल में ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पोप ने पद छोड़ा हो। बताया जाता है कि बेनेडिक्ट से पहले ग्रेगरी 12वें ने 1415 में इस्तीफा दिया था। हालांकि तब वजह ईसाइयों के दो गुटों का झगड़ा थी। 2020 में वेटिकन ने एक बयान में कहा था कि बेनेडिक्ट की सेहत खराब जरूर है लेकिन वो गंभीर नहीं है। पोप का पद छोड़ने के बाद बेनेडिक्ट अपना समय प्रार्थना और ध्यान में बिता रहे हैं। उनका कार्यकाल कई विवादों में घिरा रहा। पिछले साल पोप बेनेडिक्ट ने आखिरकार मान लिया था कि 1980 में वो उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें बाल यौन शोषण के एक आरोपी प्रीस्ट के बारे में विचार किया गया था। हालांकि बाद में उनके हवाले से इसका खंडन किया गया। उन्होंने एडिटिंग में गलती का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया। बेनेडिक्ट 1977-1982 तक म्यूनिख के आर्क बिशप थे। इस दौरान बाल यौन शोषण के 4 मामलों की जानकारी मिली थी जिसकी जांच से संबंधित उन्होंने ये बयान बदला। और अब एशिया का आईना। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता यानी ECTA आज से प्रभावी हो गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में इस समझौते का शुभारंभ किया गया। इससे ऑस्ट्रेलियाई बाजार में भारतीय सामानों को बिना शुल्क प्राथमिकता मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को निर्यात किए जाने वाले 96% से अधिक उत्पाद अब ड्यूटी फ्री होंगे। हर साल 10 लाख से अधिक रोजगार के मौके भी उपलब्ध होंगे। इस ऐतिहासिक व्यापार समझौते से दोनों देशों के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी और ब्यौरा देखते हैं इस रिपोर्ट में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कारोबारी संबंधों को गुरुवार को नई उड़ान मिलने जा रही है। चूंकि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता गुरुवार 29 दिसंबर से लागू हो रहा है, अब दोनों देशों के कारोबारी इसका फायदा उठा सकेंगे। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले करीब 86% उत्पादों पर शुल्क खत्म कर देगा। इसका असर ये होगा कि भारत के उत्पादों की कीमत ऑस्ट्रेलिया में घट जाएगी, जिससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा कपड़ा, कृषि उत्पाद, चमड़ा, फर्नीचर, आभूषण और मशीनरी के साथ साथ चिकित्सा उपकरण वाले क्षेत्रों को भी लाभ होगा। Be happy to know while India will get nearly 100% access to the Australian market duty free, of which nearly 98% plus of our value of trade today will get zero duty from day one, from today. And just a few items, I think 100 items or so, 100 lines, which is probably 10, 12, 15 items, where we will get the zero duty in over the next 5 years. भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौते पर पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज के बीच बाली में G20 के दौरान वार्ता हुई थी। अप्रैल में दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसी भी विकसित देश के साथ भारत का ये समझौता 1 दशक के बाद हुआ। भारत को ऑस्ट्रेलिया के बाजार में करीब 100% पहुंच मिलने से कारोबार में फायदा होगा। जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर, कृषि उत्पादों के निर्यात में भारत को फायदा होगा। इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी मदद मिलेगी। साथ ही भारत ऑस्ट्रेलिया को कोयला, मिनरल अयस्क और वाइन आदि के एक्सपोर्ट में तरजीह देगा। साल 2022 में द्विपक्षीय कारोबार $31 अरब रहा, जो 5 सालों में 45 से 50 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यही सेक्टर्स में हमको फ़ायदा होने वाला है, टॉयज़ में, हाउस होल्ड आर्टिकल्स में और सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो, उसके अंदर भी हमको काफ़ी बेनिफिट होएगा। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ रॉ मटेरियल प्रोड्यूसिंग कंट्री एंड इंडिया इज़ अ manufacturing country which adds value to the raw material. So I see it going a very long way. एक कंट्री मिनरल रिसोर्सेज है और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, और दूसरी तरफ इंडिया है जो मैन्युफैक्चरिंग हब एंड
looking for such mineral resources. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समझौते की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रोजगार सृजन में भी बड़ी मदद मिलेगी। समझौते पर ट्वीट करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा, आज से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता अस्तित्व में आ गया है। ये समझौता ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर मैं मार्च में एक व्यापारिक शिष्टमंडल के साथ भारत की यात्रा करूंगा, जो दोनों देशों के बीच दोतरफा व्यापार में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही भारत से हर साल योग शिक्षक और शेफ्स के काम के लिए 1800 वीजा का प्रावधान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को 1.5 साल से 4 साल तक का वर्क वीजा भी दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही दोनों देश फार्मा क्षेत्र में सहयोग के लिए अलग से वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। मुंबई में श्यामा मिश्रा के साथ अजय मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर इजराइल से है। बेन्यामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कैबिनेट का, अपने मंत्रिमंडल के नामों का भी ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री पद की शपथ से पहले इस्राएल की संसद के विशेष सत्र में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी हुई। एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने वाले बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्रिमंडल के नामों का ऐलान किया। नेतन्याहू ने पूर्व खुफिया मंत्री एली कोहेन को विदेश मंत्री के तौर पर नामित किया। नेतन्याहू ने विश्वास मत हासिल करने से पहले अपनी नई सरकार की प्राथमिकता और दिशा के बारे में संसद को अवगत कराया। एक ओर जहां उन्होंने ईरान को चेतावनी दी, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय शांति को बनाए रखने का संकल्प भी दोहराया। हमारे 3 बड़े लक्ष्य हैं। पहला, परमाणु बमों का जखीरा विकसित करने के ईरान के प्रयासों को विफल करना, जिसे हमें पूरी दुनिया को खतरा है। शांति वार्ता को जारी रखना ताकि अरब इजराइल विवाद को खत्म किया जा सके। एक तरफ संसद के अंदर नेतन्याहू अपनी नई सरकार का गठन कर रहे थे, तो दूसरी ओर संसद के बाहर वामपंथी और मध्यम मार्गी कार्यकर्ता नेतन्याहू का विरोध कर रहे थे। शपथ से एक दिन पहले गठबंधन ने वेस्ट बैंक की बस्तियों को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने नई सरकार की नीतियों से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें सबसे ऊपर गलीली, निगेव, गोलान हाइट्स और जुड़िया व समारिया की इजराइल भूमि पर बस्तियों का विस्तार और विकास शामिल है। पार्टी द्वारा उल्लेखनीय इलाकों के नाम पश्चिमी तट के बाइबल काल स्थानों के नाम हैं। हम ऐसी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। वैध तो है, लेकिन जोड़ तोड़ से बनी है। ये इजराइल को लोकतंत्र की राह से अलग ले जाना चाहते हैं। इनके कार्यकाल में लोकतंत्र को बड़ा धक्का लगेगा। नेतन्याहू वर्ष 2009 से 2021 तक इजराइल के प्रधानमंत्री रहे। पिछले साल सत्ता से बेदखल किए जाने के बाद दोबारा सत्ता में वापसी कर रहे हैं। वो ऐसे समय में सत्ता संभाल रहे हैं जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, भरोसे को तोड़ना और धोखाधड़ी के मामले में सुनवाई हो रही है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया है। नेतन्याहू की नई सरकार इजराइल के इतिहास के सबसे अधिक धार्मिक और कट्टर रुख रखने वाली सरकार है, जिसमें अति रूढ़िवादी पार्टियां, अति राष्ट्रवादी धार्मिक गुट शामिल हैं। इस साल नवंबर में इस्राएल में जो चुनाव हुए, उसमें जियोनिज्म विचारधारा वाले धार्मिक और धुर दक्षिणपंथी गठबंधन ने 120 सदस्यों वाली संसद में 14 सीटों पर जीत हासिल की। इस गठबंधन के एक नेता इतमार बेन ग्वेर को राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और इजराइल पुलिस के साथ साथ यहूदी कब्जे वाले वेस्ट बैंक का इंचार्ज बनाया गया है। ये पार्टी नस्लवाद और अरब विरोधी नीतियों की समर्थक है। इतमार युवा यहूदियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। खबर कंबोडिया से है, जहां के एक कसीनो में आग लगने से 19 लोगों की मौत हो गई और 30 लोग घायल हो गए। आग इतनी भयानक थी कि उससे बचने के लिए लोग छत से कूदने लगे। आग पॉयपेट के ग्रैंड डायमंड सिटी होटल के कसीनो में देर रात 11:30 बजे लगी। ये कंबोडिया के बॉर्डर वाला इलाका है। हादसे के वक्त वहां करीब 400 लोग मौजूद थे। आग किन कारणों से लगी, अभी तक इसका पता नहीं लग सका है। प्रशासन जांच में जुटा हुआ है। पॉयपेट कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर काफ़ी मशहूर कस्बा है, जो अपने कसीनो के लिए जाना जाता है। थाईलैंड में कसीनो पर बैन होने के कारण वहां के काफ़ी सारे लोग यहां गैर कानूनी तरीकों से जुआ खेलने के लिए आते हैं। 3 साल पहले चीन के शहर वुहान से शुरू हुई कोरोना वायरस की महामारी चीन में फिर से तबाही मचा रही है। चीन में इस लहर का कारण ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट BF7 है। इमरजेंसी विभाग कोरोना मरीजों से पटा हुआ है और स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने कहा है
कि चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोरोना नियमों में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। अमेरिका, जापान समेत विश्व के कई देशों ने चीन के कोरोना डेटा में पारदर्शिता नहीं होने के कारण यात्री नियमों में बदलाव किया है। ऑस्ट्रेलिया और चीन ने हाल ही में अपने कूटनीतिक बातचीत फिर से शुरू की है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना की रोकथाम के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाने के लिए उसकी निंदा की थी। इस बीच चीन ने कहा है कि विदेश नागरिकों का समान रूप से कोरोना इलाज किया जा रहा है। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की प्रमुख ने गुरुवार को संवाददाताओं से कहा कि चीन ने विदेशी नागरिकों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित किया है जब से देश आधिकारिक तौर पर 2001 में विश्व व्यापार संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। और ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलाने के लिए ढाका में मेट्रो दौड़ पड़ी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2.8 अरब डॉलर की लागत से बनी पहली मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन बुधवार को देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया। यह बांग्लादेश की महत्वाकांक्षी मास रैपिड ट्रांसपोर्ट परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना को 2030 तक पूरा किया जाना है। इस अर्बन रेलवे प्रोजेक्ट के लिए जापान सबसे ज्यादा फंड मुहैया करा रहा है। बांग्लादेश 2030 तक 100 से अधिक स्टेशनों के साथ ऐसी 6 मेट्रो लाइनें बनाना चाहता है। और अब अमेरिकाना। अमेरिका में बर्फीले तूफान का कहर जारी है। अब तक 62 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति बिगड़ने के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। बर्फीले तूफान के कारण कई फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ इलाकों में ड्राइविंग पर बैन लगा दिया गया है। अमेरिका में भीषण ठंड पड़ने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई राज्यों में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे है। हाल के दिनों में बॉम्ब साइक्लोन स्थिति पैदा होने के कारण कई राज्यों में बर्फीली हवाओं का प्रकोप बढ़ गया है। इस स्थिति में अमेरिका में अब तक कम से कम 62 लोगों की मौत हो गई है। इरी काउंटी में कम से कम 34 लोगों के मारे जाने की खबर है। बफेलो शहर इरी काउंटी में पड़ता है। भीषण ठंड के कारण सबसे ज्यादा मौत न्यूयॉर्क में हुई है। संकट की इस घड़ी में पड़ोसी राज्य न्यू जर्सी ने न्यूयॉर्क राज्य को आपातकालीन सेवाएं मुहैया कराई हैं। बर्फीले तूफान ने अमेरिका के कई राज्य जैसे वेरमोंट, ओहायो, मिसौरी, विस्कॉन्सिन, कैंसास और कोलोराडो से लोगों के मरने की खबर है। नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार बर्फीले तूफान के केंद्र बफेलो शहर में पिछले सप्ताह से लेकर अब तक 140 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है। बर्फीले तूफान के कारण पूरे इलाके में सड़कों पर कई फुट तक बर्फ की ढेर जमा हो गई है, जिसके कारण स्नोप्लो, एम्बुलेंस और ट्रक सहित हजारों वाहन बर्फ में दबे नजर आ रहे हैं। मौसम भविष्यवाणी केंद्र ने आगामी सप्ताह तक तूफान के बने रहने की आशंका जताई है। चेतावनी के तहत पश्चिम और दक्षिण इलाके में भारी बारिश होने और पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी के सप्ताह के अंत तक बने रहने की उम्मीद है। सियरा नेवाडा, कास्केड और रॉकी जैसे पर्वतीय इलाकों में पूर्व की ओर से बहने वाली नम हवाओं के कारण भारी बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है। बर्फीले तूफान के कारण अमेरिका में उड़ानों को रद्द करने के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। शुक्रवार से लेकर 14,500 से ज्यादा उड़ानों को रद्द किया गया है। बुधवार की देर सुबह तक साउथ वेस्ट एयरलाइंस ने 2,500 उड़ानों को रद्द किया। डलास लव फील्ड एयरपोर्ट पर साउथ वेस्ट एयरलाइंस बैगेज सर्विस के बाहर यात्रियों की लंबी कतार देखने को मिली। उड़ान रद्द होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ब्राजील की पुलिस ने राष्ट्रपति जॉयर बोल्सोनारो के समर्थकों द्वारा दंगों के दौरान कथित तख्तापलट के प्रयास की जांच के सिलसिले में गुरुवार को राष्ट्रव्यापी छापेमारी की। इस दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में ब्राजील का अधिकारी बोल्सोनारो के छोटे लेकिन प्रतिबद्ध पर नकेल कस रहा है। बोल्सोनारो अभी तक हार स्वीकार नहीं किया है। साथ ही उन्होंने इस निराधार दावों को आगे बढ़ाया है कि ब्राजील की चुनावी प्रणाली में विश्वसनीयता की कमी है। पुलिस ने यह अभियान लूला डी सिल्वा के राष्ट्रपति पद के शपथ लेने से 2 दिन पहले चलाया है। इससे कुछ पहले पुलिस ने कहा था कि उसने बोल्सोनारो समर्थकों द्वारा रची गई एक बम साजिश को नाकाम कर दिया है। और अब अफ्रीकानामा।
दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में गैस टैंकर में विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। रॉयटर के मुताबिक क्रिसमस की पूर्व संध्या पर गैस टैंकर में विस्फोट उस समय हुआ जब टैंकर एक पुल के नीचे अटक गया, तभी उसमें ब्लास्ट हो गया। शहर के बॉसबर्ग उपनगर में हुए विस्फोट से टैम्बो मेमोरियल अस्पताल के आपातकालीन विभाग की छत टूट गई। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मारे गए लोगों में से 10 अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। विस्फोट का असर आसपास की इमारतों पर भी हुआ है। विस्फोट के कारण इमारतों को नुकसान पहुंचा है और कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने विस्फोट से प्रभावित लोगों को मदद देने का भरोसा दिया है। और अब विश्व संस्कृति। आमतौर पर दुनिया के अलग अलग देशों में साल भर त्योहारों की धूम मची रहती है। न्यू ईयर पार्टी से लेकर क्रिसमस सेलिब्रेशन तक सभी छोटे बड़े त्योहारों को काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। स्पेन में 28 दिसंबर को डे ऑफ होली इनोसेंट के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण पूर्व स्पेनिश शहर ईवी में एल्स एनफारेंटेस खाद्य लड़ाई यानी फूड बैटल में नकली सैन्य पोशाक पहनकर मौज मस्ती करने के लिए लोग शामिल होते हैं। 200 साल पुराने इस पारंपरिक त्योहार में प्रतिभागियों को एल्स एनफारेंटेट्स के रूप में जाना जाता है। सैन्य कपड़े पहनते हैं और एक नकली तख्ता पलट करते हैं। आटा, अंडे और पटाखों का उपयोग इस लड़ाई में किया जाता है। तो इन तस्वीरों के साथ ही खबर दुनिया की के आज के इस समय बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।